क्लास 11th रसायन विज्ञान में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कैथोड किरणों की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, कैनाल किरणों की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं परमाणु नाभिक की खोज कैसे हुई थी। तो यहां पे आज है नाभिक की खोज। और इस खोज ने तो क्रांति लगा दी थी। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक। वैसे नी ई ओ होगा ना, हाँ एन यू होगा, बताना क्या होगा। एन यू सी एल ई ए न्यूक्लियस। परमाणु नाभिक की खोज जिसका श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड। कब खोज किए थे? 1911 में। किसने सहायता की थी? उनके शिष्य, क्या नाम था? गाइडनर। क्या नाम था? गाइडियर, गाइगेर और मार्स। हो सकता है एक्सपेरिमेंट यही लोग किए हों। असरे हमेशा बड़ा व्यक्ति लेके चला जाता है, रदरफोर्ड। तो 1911 में हुआ क्या था, ये मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ। रदरफोर्ड ये स्वयं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय। तो अल्फा कणों का जो खोज है ये भी श्रेय किसको जाता है? हाँ, अल्फा कण कैसे प्राप्त हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। तो हीलियम परमाणु है और उसे उत्तेजित करके धनावेशित किया गया। धनावेशित करने के लिए उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो जो उदासीन हाइड्रोजन है उसमें प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2 और न्यूट्रॉन 2 है। किसमें? हीलियम। अगर इस हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया जाए तो इसके पास प्रोटॉन 2 बचेंगे, न्यूट्रॉन 2 बचेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा 4। वास्तव में ये जो अल्फा है इस पर डबल प्लस है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से, और इसी अल्फा को हीलियम का नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये हीलियम परमाणु का नाभिक है जिसे क्या कहा जाता है? अल्फा कण। अभी तक नाभिक की खोज नहीं हुई थी इसलिए इसको अल्फा कण के नाम से जाना जाता था। तो एक एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ रदरफोर्ड का? धातु की एक पतली पन्नी ली गई और वो धातु था स्वर्ण, गोल्ड। हालांकि इस धातु से पहले
कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, इन पर भी यही एक्सपेरिमेंट कर लिया गया था। स्वर्ण धातु का एक्सपेरिमेंट में मुख्य प्रयोग इसलिए भी है क्योंकि स्वर्ण धातु जो होती है उसकी तन्य क्षमता बहुत अधिक होती है, उसे तान के खींच के पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। कहते हैं अगर 1 ग्राम सोना ले लें तो वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक उसका तार खींच के बनाया जा सकता है, इतना उसे पतला कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गोल्ड का एक चद्दर लिया गया। अगर मैं बात करूं कि चद्दर कैसा रहा होगा तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये पतला चद्दर गोल्ड का बना दिया गया और उसे पीट पीट के पतला तान के इतना खींच दिया गया कि इसकी मोटाई कितनी हो गई 0.004 क्या सेंटीमीटर, इतना पतला कर दिया गया। इतना पतला कर दिए हैं कि अब उसमें एक गोल्ड का एटम कुछ इस तरीके से रहा होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से समय बचाइए, किसने रोका है? अब इस तरीके से गोल्ड। अब इस पर क्या कराया गया? रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी कराई, जो कि अल्फा कण अभी यहां पे खोजा गया था। मान लो एक यंत्र है, यहां से अल्फा कण निकलता है और इसके अंदर अल्फा कण जनरेट होता है। किसकी सहायता से? यहां से अल्फा कण जनरेट हो रहा है। अब इसको बमबारी करा रहे हैं इसके ऊपर, स्वर्ण की एक पतली चद्दर जिसकी मोटाई 0.004 सेंटीमीटर है। ऐसे सोने के 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, बहुत सारे एटम है। बमबारी कराई गई अल्फा कणों की। अगर मैं इसको इस तरीके से समझूं तो आप कुछ इस तरीके से भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब इस पर अल्फा कणों की बमबारी। जब ऐसे बहुत सारे अल्फा कण ऐसे भेजे गए तो रदरफोर्ड क्या देख रहे हैं कि कुछ अल्फा कण एकदम जहां टकरा रहे हैं वहीं से सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ जहां टकरा रहे हैं वहां से हल्का सा मुड़ जा रहे हैं, कुछ जहां टकरा रहे हैं वहीं से सीधा लौट आ रहे हैं। 3 से 4 प्रकार की घटना हुई। कुछ अल्फा कण एकदम सीधा निकल गए, कुछ जहां टकराए वहां से हल्का सा मुड़ गए, ज्यादा मुड़ गए, बहुत ज्यादा मुड़ गए, और कुछ अल्फा कण जहां टकराए थे वहीं से वापस आ गए। इतने सारे स्वर्ण के, गोल्ड के एटम हैं और इन्हीं पर यह एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक एटम को मैं उठा लेता हूं। रदरफोर्ड ने देखा कि जो एकदम किनारे अल्फा कण जा रहा है वो सीधी रेखा में निकल जा रहा है। इसका मतलब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। दूसरा,
जैसे ही उसके थोड़ा सा नजदीक टकरा रहा है वो हल्का सा मुड़ जा रहा है। कुछ और हैं जो टकरा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुड़ जा रहे हैं, ये भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्या हुआ था? हो सकता है क्या? लेकिन कुछ एटम जो कि जिनकी जो अल्फा कण जिनकी संख्या बहुत कम थी, बहुत कम मात्रा में, जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में वापस लौट आए। तो इस तरीके से उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। पहला, एटम के किनारे का हिस्सा, अब देखो वापस लौटने वालों की संख्या कैसे दिखाओगे, इसके लिए मैं समझा देता हूं। मान लीजिए यहां पे जो जो टकरा रहा है वो सीधा निकल जा रहा है, टकराया सीधा निकल गया। इसके नजदीक जो टकरा रहा है वो अपने पथ से विचलित हो जा रहा है, और एकदम सेंटर में जो टकरा रहा है, सेंटर में, उसी रास्ते से वापस आए। और इनकी संख्या बहुत कम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष नंबर 1, जो अल्फा कण सीधी रेखा में निकल गए थे वह हिस्सा खोखला था। कैसा था? खाली, रिक्त, वहां कुछ नहीं था, तभी ना सीधा निकल गए, है ना? दूसरा निष्कर्ष, जो पथ से विचलित हुए, इसका मतलब वहां कुछ था, कुछ था जो उसे वहां से डाइवर्ट कर दिया। निष्कर्ष निकला वो एरिया इलेक्ट्रॉनों का एरिया था। किसका था? तीसरा निष्कर्ष, स्वतः पथ पर लौट गए। ऐसे अल्फा कण जो जहां से टकराए थे वहीं से लौट गए, इनकी संख्या बहुत कम थी और यह परमाणु का केंद्र था। इसका मतलब वहां पे कोई सॉलिड रहा होगा और वो पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि अल्फा कण भी पॉजिटिव थे। तो उन पॉजिटिव में प्रतिकर्षण हुआ होगा। तो प्रतिकर्षण होने की वजह से अल्फा कण, ये नाभिक गया वापस लौटा, गया वापस लौटा। इसका मतलब यहां का जो है केंद्र था, क्या था? केंद्र था, और क्या क्या? ठोस था, कैसा था? सघन था, घना था, और कैसा था? दृढ़ था, मजबूत था, और कैसा था? धनावेशित था, जिसका नाम रदरफोर्ड ने क्या रखा? प्रोटॉन। हाँ, क्या बोली? नाभिक।
कुछ भी, नाभिक रखो। ये वाला हिस्सा ठोस था, सघन था, दृढ़ था, धनावेशित था, उसका नाम रखा नाभिक। इसका मतलब किनारे वाला। और उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला, वह भी समझ लीजिए। किनारे का एरिया कैसा है? खोखला, खाली है। बीच में जो एरिया है वो इलेक्ट्रॉनों का एरिया है, यहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन इसमें एक और तथ्य है, पूछिए क्या? किनारे से जब नाभिक की तरफ बढ़ेंगे तो किनारे पर धनावेशित प्रभाव शून्य है, नगण्य है, सीधा चला गया। जैसे जैसे नजदीक जाते हैं धनावेशित प्रभाव बढ़ता जाता है, इसलिए किनारे पर हल्का विचलन हुआ, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर ज्यादा ज्यादा होने लगा, और एकदम एग्जैक्ट पे 180 डिग्री पे टकराया और 180 डिग्री पे लौटा। समझ में आया? तो धनावेशित का जो प्रभाव है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय आवेश प्रभाव। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय आवेश प्रभाव। नाभिकीय आवेश प्रभाव कैसा होता है? परमाणु के बाहर से केंद्र की ओर बढ़ने पर बढ़ता जाता है। कैसा होता है? मतलब धनावेशित प्रभाव क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है, और ऋणावेशित प्रभाव घटता जाता है, दुर्बल होता जाता है। बात समझ में? ये भी रदरफोर्ड ने बताया था। कौन से सन में? 1911 में। इस तरीके से परमाणु नाभिक की खोज हुई। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे परमाणु नाभिक, परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यानी कि परमाणु नाभिक से लेके उसकी दूरी 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर नाभिक की त्रिज्या पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। मान लो ये नाभिक है, ये नाभिक है, उसका 10⁻⁻, ठीक है। नाभिक का आयतन नाभिक का आयतन आयतन भी एक प्रकार का एरिया है, क्षेत्र। देखो कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। तो नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु के आयतन से 1/10⁻12वां भाग है।
इतना छोटा है, यानी कि 10 की घात 12, मतलब इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, लगभग 1 खरब 1 खरब मान लीजिए। सुई की डॉट डॉट बिंदु 1 खरब बना दीजिए, ऐसा गोला बना दीजिए, तो एक पॉइंट नाभिक होगा, बाकी सब परमाणु। समझ में आया? तो चलिए, ये तो था परमाणु नाभिक की खोज। इतनी नोट्स बनाइए आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।